नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया विल हिंदी और मैं हूं दिलीप खान। ठीक एक महीने पहले 24 मार्च को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था और मध्य रात्रि यानी 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन प्रभावी हो गया था। आज इस लॉकडाउन को एक महीना पूरा हो चुका है। हम जानने की कोशिश करेंगे आज की लाइव में कि इस एक महीने के दौरान भारत ने क्या पाया, कहाँ बड़ी चुनौतियाँ अभी बची हुई है। तो आज जब हम पलट कर देखते हैं एक गुजरे हुए महीने को, तो ताज़ा मामले से हम शुरू करते हैं कि अभी भारत कहाँ खड़ा हुआ है। इस वक्त भारत में 23,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 718 लोगों की मौत हो चुकी है और 4700 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, यानी ठीक हो चुके हैं। हम पहले कुछ शुरुआत में अच्छी बातों से शुरू करते हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हेल्थ सेक्रेटरी है लव अग्रवाल उन्होंने कही, और सरकार जो दावे कर रही है उससे शुरू करते हैं। सरकार का दावा है, जब आपको याद होगा कि जब पहली बार 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो उस दौरान कहा था कि हम ये कोरोना वायरस के साइकिल को ब्रेक कर देंगे और 21 दिनों बाद जब हम नए दौर में पहुंचेंगे तो हम पाएंगे कि कोरोना वायरस के मामले जितने थे वहीं पर ठिठक कर रह गए हैं। हालांकि इस बात में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई और दिन ब दिन कोरोना वायरस के मामले, संक्रमण लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि इस दौरान कम से कम दो राज्य जहां पर कोरोना के मामले थे, वो राज्य कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। ये राज्य हैं गोवा और मणिपुर। दोनों छोटे राज्य हैं, फिर भी एक बड़ी सफलता है कि दोनों राज्यों में जहां पर कोरोना के संक्रमण के मामले थे, अब वहां पर 0 मामले हो चुके हैं। 2-3 बातें जो आज लव अग्रवाल ने कही, उन बातों से शुरू करते हैं कि सरकार ने यह दावा किया है कि बीते 14 दिनों में कम से कम देश के 80 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। इसी तरह 15 जिले ऐसे हैं जहां पर बीते 28 दिनों से कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। सरकार का यह भी दावा है कि ये जो लॉकडाउन लागू किया गया एक महीना पहले, उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अभी जो 23,000 मामले हैं, सरकार का एस्टिमेट है कि अगर लॉकडाउन लागू नहीं किया गया होता तो ये मामले आज लगभग 75,000 के करीब होते। तो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि लगभग 1/3 संक्रमण ही रहा है, यानी 2/3 संक्रमण को सरकार रोकने में कामयाब रही है। ये सरकार का दावा है। सरकार ये भी कह रही है, जो डेटा है ICMR का डेटा है, उसके मुताबिक ये जो ट्रेंड है देश में कोरोना संक्रमण के मामलों के डबल होने का ट्रेंड, उस ट्रेंड को एक बार हम जरा समझते हैं। शुरुआती हफ्ते में जब 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया, उस हफ्ते में देश में प्रति 3.54 दिन में, यानी लगभग 3.5 दिन में कोरोना वायरस के मामले डबल हो जा रहे थे। अभी जब ये लॉकडाउन लागू किया गया तो ताज़ा अपडेट ये है कि अब देश में कोरोना वायरस के मामले को डबल होने में 10 से ज़्यादा दिन लग रहे हैं। तो एक हद तक अगर हम डबल की संख्या को देखें तो ये लगता है कि काफ़ी हद तक रोकने में कामयाबी मिली है। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो मामला कुछ और दिखेगा। मसलन जब शुरुआती दिनों में जब लॉकडाउन लागू किया गया तो भारत में कोरोना वायरस के मात्र 500 मामले थे। तो डबल होने का मतलब है कि 500 मामले और ऐड होना। अभी डबल होने का मामला है, जैसे 23,000 मामले अभी है, तो डबल होने का मामला है कि 23,000 नए मामले ऐड होना। तो एब्सोल्यूट नंबर में अगर आप देखेंगे तो 3 दिन में, 4 दिन में पहले के मुकाबले ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा संख्या के मुकाबले वो डबल नहीं हो रहे हैं। अब इन बातों के बाद हम 7 बिंदुओं पर बात करेंगे, जिन 7 बिंदुओं को आमतौर पर माना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस है, जो भारत में भी वही बात लागू होती है, जिसको मैंने पॉइंट डाउन किया है कि क्या 7 बातें हो सकती है। वो 7 बातें हैं: शुरुआती दौर में स्क्रीनिंग, उसके बाद लोगों का सर्विलांस का मतलब कि जो लोग बाहर से आए या जिनमें कोरोना का संक्रमण डिटेक्ट हो चुका है उन लोगों की निगरानी। उसके बाद तीसरी बात यह है कि जिनमें कोरोना का संक्रमण सामने आ चुका है उन्होंने किन से मुलाकात की, किन किन लोगों से, उनका रिकॉर्ड रखना, उनको ट्रैक करना। तो 3 बात तो ये है। चौथी बात कि फिर उन लोगों को टेस्ट करना जो अलग अलग शहरों में जहां पर कोरोना के ज़्यादा आशंकाएं हैं, जहां पर लग रहा है कि कोरोना वायरस के मामले फैल सकते हैं, वहां पर व्यापक आबादी को टेस्ट करना। चौथी बात की टेस्ट करने के बाद जब लोगों में कोरोना वायरस के मामले सामने आते हैं या जिनमें माइल्ड लक्षण भी दिखता है, उनको क्वारंटाइन करना, या फिर जिन शहरों से जो लोग लौटे हैं, ऐसी जगहों पर लौटे हैं जहां पर कोरोना के संक्रमण एक भी नहीं थे, ऐसे लोगों को क्वारंटाइन करना। छठी बात ये कि हेल्थ केयर फैसिलिटी को
मजबूत करना, यानी जिनमें कोरोना के मामले ज़्यादा गंभीर हो गए हैं उनको समुचित इलाज देना और उनको ठीक करना। और सातवीं बात कि ये जो माइग्रेशन हुआ है अलग अलग शहरों से मजदूरों का, गरीबों का, उनकी देखभाल करना। और उनके अलावा देश में जो गरीबों की बड़ी आबादी है, जो लॉकडाउन के चलते जिनकी रोज़मर्रा की जो रोजी रोटी का सवाल है, रोजगार का मामला है, वो जिनसे छिन गया और जिनके लिए अभी आर्थिक तंगी से जो लोग गुजर रहे हैं उनका ख्याल रखना। तो ये 7 बिंदुओं, हम संक्षेप में इन सातों बिंदुओं पर बात करेंगे। तो शुरुआती दो बातें हैं जिनकी मैंने शुरुआत में जिक्र की कि थर्मल स्क्रीनिंग और सर्विलांस। तो ये शुरुआती दो बात लॉकडाउन से पहले की स्थिति थी, जब बाहर से लोग आ रहे थे उनकी एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग, या जब लोग बाजार जा रहे थे, सार्वजनिक स्थलों पर जा रहे थे तो वहां पर ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग और ऐसे लोगों को पर नजर रखना। लेकिन एक बार जब लॉकडाउन लागू हो गया तो ये दोनों बिंदु बहुत ज्यादा कारगर या बहुत ज्यादा आप कहें कि रेलिवेंट नहीं रह जाता। तो बाकी हम जो बचे 5 बिंदु हैं उन पर ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। तो टेस्ट से शुरू करते हैं कि टेस्ट भारत ने इसके बाद जब लॉकडाउन लागू किया गया तो उसके बाद भारत ने टेस्ट की गति कितनी बढ़ाई। मसलन अगर फरवरी मार्च की संख्या को देखेंगे तो भारत में टेस्ट ज्यादा किए ही नहीं गए, लगभग 1500-1600 टेस्ट पूरे देश में किए गए। तो जब 23 मार्च को जब लॉकडाउन लागू किया गया उसके बाद से अगर अब तक का हम डेटा देखिए, जब 21 दिन का लॉकडाउन शुरुआत में लागू किया गया जिसको लॉकडाउन 1 कहते हैं, और 14 ये जो अप्रैल है जहां से लॉकडाउन 2.0 जिसको आमतौर पे कहा जा रहा है, तो हम इसको कंपेयर करते हैं। 14 अप्रैल को जब पहला लॉकडाउन खत्म हुआ तो पूरे देश में जो टोटल लोगों की टेस्टिंग हुई थी वो संख्या थी 2,15,000 समथिंग, 2,15,626 लोगों का पूरी टेस्टिंग हुई थी। उसके बाद कल का डेटा है कि अब तक, यानी पूरे देश में शुरू से लेकर अब तक, फरवरी से लेकर अब तक, भारत में अब तक 5,542 लोगों की टेस्टिंग हुई है। यानी अगर हम सेकंड लॉकडाउन को देखें तो अब जाके भारत में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है। जब शुरुआत में ही जब लॉकडाउन किया गया तो आमतौर पे ये पूरी दुनिया में ये मान्यता है, सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि लॉकडाउन सिर्फ एक मेजर, इस बात का मेजर है कि आप कोरोना वायरस के संक्रमण को किसी नई जगह पर फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन जहां पर कोरोना वायरस फैला हुआ है वहां पर और ज्यादा लोगों को आपको टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी और उस टेस्टिंग के जरिए ही आप कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। तो जब लॉकडाउन लागू किया गया उसी वक्त से लगातार भारत पर यह आरोप लगते रहे कि भारत जो है टेस्टिंग की गति यहां पर बहुत कम है, भारत को टेस्टिंग की गति बढ़ानी चाहिए। तो पहले लॉकडाउन में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये लक्ष्य था कि हम कोरोना वायरस के साइकिल को तोड़ देंगे, वो साफ दिखता है कि टेस्टिंग की संख्या कम होने की वजह से वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। सेकेंड लॉकडाउन में अब जाके टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है। यानी अगर आप 14 अप्रैल तक का पूरा देखें, उससे पहले शुरू से लेकर 14 अप्रैल तक जितनी टेस्टिंग भारत में हुई उससे ज्यादा टेस्टिंग 14 अप्रैल के बाद से अब तक यानी पिछले 10 दिनों में भारत में हुई है। तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन इसके बावजूद भारत में टेस्टिंग की दर बहुत बहुत कम है और सिर्फ चुनिंदा राज्यों में, अगर हम 3-4 राज्यों को हम उंगली पे गिन लें जहां पर प्रति 10 लाख की आबादी में 1000 टेस्ट हो रहे हैं, उनमें दिल्ली है, आंध्र प्रदेश है, अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार चूंकि छोटा सा एक केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ है। इसके अलावा किसी भी राज्य में प्रति 10 लाख की आबादी में 1000 टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें, जैसा कि मैंने पहले लॉकडाउन के बाद कंपेयर किया था, अब एक बार फिर से कंपेयर करते हैं कि भारत में ये जो टेस्टिंग की गति है, दर है, उसमें भारत कहां खड़ा है। तो इस वक्त अगर भारत को हम दुनिया भर में कोरोना वायरस के केस के मामले में हम काउंट करें तो भारत दुनिया में 16वें स्थान पर है, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमण पाए गए हैं। लेकिन टेस्टिंग में प्रति 10 लाख आबादी में जो टेस्टिंग होती है वहां पर भारत 139वें नंबर पर खड़ा है। अभी भी 138 देश भारत से आगे है जहां पर ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो रही है। अगर आबादी के हिसाब से हम तुलना करें तो भारत में प्रति 10 लाख की आबादी में मात्र 393 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। हम एक बार फिर कंपेयर करते हैं कि पहले लॉकडाउन के बाद क्या हुआ था। पहले लॉकडाउन के बाद 13 अप्रैल का डेटा मैं आपको देता हूं, भारत कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में 22वें स्थान पर था, अब भारत 16वें स्थान पर आ गया है। और उस वक्त भारत 141वें नंबर पर था टेस्टिंग की दर में। अभी भारत ने मात्र 2 पायदान की बढ़ोतरी दर्ज की, 139वें पर पहुंच गया है। आज की तारीख का डेटा है कि भारत के मुकाबले
फिलीपींस 2 गुना, इराक 5 गुना, क्यूबा 10 गुना, हंगरी 20 गुना, स्वीडन 30 गुना, बरमूडा 50 गुना, पुर्तगाल 100 गुना, यूएई जहां पर दुबई है 250 गुना यानी 250 गुना, आइसलैंड 450 गुना ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं ये देश। और तो और जो ब्राजील, जिसकी बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की लॉकडाउन को लेकर या उनका कोरोना वायरस के को लेकर जो उनका ओवरऑल एटीट्यूड रहा है, उनकी बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है, दुनिया भर में आलोचना हो रही है। लेकिन फिर भी ब्राजील में जो टेस्टिंग की दर है भारत से 4 गुना ज्यादा है। तो ये साफ दिखाता है कि भारत में जो टेस्टिंग है उसको अभी भी बढ़ाया तो गया है, संख्या तो बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद जितने व्यापक स्तर पर, जितने जिलों में ये कोरोना वायरस के संक्रमण फैल गए हैं, लॉकडाउन के बाद भारत को सबसे ज्यादा जोर जिन बातों पर देना चाहिए था उनमें भारत अभी अंतर्राष्ट्रीय, अगर हम एक पैमानों में देखें तो भारत काफी पीछे खड़ा हुआ दिखता है। इसके बाद अगर हम क्वारंटाइन की बात करें कि क्वारंटाइन कितने लोगों को किया गया, उनको किस तरह की फैसिलिटी दी गई, तो इसमें भारत एक तरह से लैग करता हुआ दिखता है। मसलन आपको देश के अलग अलग राज्यों से लगातार ये खबर आती रहती है कि क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग गए, क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने खुदकुशी कर ली, क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, खाने की सुविधा या यहाँ तक कि मच्छरदानी की सुविधा या यहाँ तक कि शैम्पू की सुविधा, साबुन की सुविधा, वो सुविधा तक नहीं है, सोने की सुविधा नहीं है, बिस्तर तक सही नहीं है। तो इस लिहाज से आप क्वारंटाइन तो करेंगे, लेकिन लोगों को क्वारंटाइन में ले जाने के लिए जो प्रोत्साहन करना होता है, जो प्रोत्साहित करना होता है, उसमें भारत सरकार की तरफ से जो मेजर्स अपनाए जाने की जरूरत है, उसमें भारत सरकार थोड़ा सा पिछड़ती हुई दिख रही है। और इसमें एक दो और मामले हैं कि मसलन क्वारंटाइन को लेकर जो सरकार को जागरूकता फैलानी चाहिए थी, उसमें भी लैग करती हुई दिख रही है। और इसलिए कई जगहों से, जिसको एक खास तरह का रंग दिया जा रहा है कि एक ही समुदाय के मोहल्लों में डॉक्टर की टीम पर या पुलिस की टीम पर हमले हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देश भर के रोजाना की खबरों में देखें तो अलग अलग छोटे शहरों में, गाँवों में, कस्बों में ऐसा बार बार हो रहा है कि डॉक्टर की टीम पर लोग एक तरह से पथराव कर दे रहे हैं, हमला कर दे रहे हैं। इसकी बड़ी वजह, साइकोलॉजिकल वजह जो जानकार मानते हैं वो यही मानते हैं कि ऐसे लोगों को ये भरोसा ही नहीं होता कि डॉक्टर इनको ले जाएंगे तो इनका करेंगे क्या। इनको कई बार ये डर सताता रहता है कि पुलिस की टीम आई है, हो सकता है हमें गिरफ्तार कर ले। तो ये जो जागरूकता का मामला आता है, क्वारंटाइन को लेकर लोगों के बीच जागरूकता, क्वारंटाइन को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करना, जिस तरह इटली में या स्पेन में सरकार ने लोगों को किया, वो उसमें भारत पीछे दिख रहा है। अभी लॉकडाउन के 1 महीना पूरा होने के बावजूद पीछे दिख रहा है। उसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, जो शहरों से मजदूरों का पलायन हुआ अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने कस्बे, और उसके बाद जैसे कोटा में जो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको जो अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने यहाँ विशेष बसों के जरिए ला रही है, तो ऐसे लोगों का क्या किया जा रहा है, ऐसे लोगों पर किस तरह की निगरानी रखी जा रही है। जैसे सरकार ने आज ये कहा कि 9,45,000 लोग सरकार की नज़र में हैं, उन लोगों पर, 9 लाख से ज़्यादा लोगों पर सरकार की नज़र है, और उनको क्वारंटाइन तो नहीं किया गया, उनकी टेस्टिंग तो नहीं हुई है, लेकिन उनकी गतिविधियों पर सरकार नज़र रखी हुई है कि वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, क्या उनमें कोई लक्षण दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हम आगे बात करेंगे लक्षण पे भी कि लक्षण को ट्रैक कर पाना भारत में कितनी बड़ी मुश्किल से भरी चुनौती हुई है। लेकिन हम पहले एक बात करते हैं कि ये जो माइग्रेशन हुआ, ये जो मजदूर गए, दिल्ली से गए, सूरत से गए, बंबई से गए, हैदराबाद से गए, कई शहरों से अपने अपने गांव गए, उसका स्केल क्या था। जैसे 5 से 6 लाख लोग जब लॉकडाउन लागू किया गया, उसके चंद दिनों बाद बड़े बड़े शहरों से पैदल पलायन करना शुरू किया। ये 5-6 लाख का डेटा मेरा डेटा नहीं है, ये केंद्र सरकार ने खुद जब 31 मार्च 2020 को जब मजदूरों की इस पैदल पलायन को लेकर जब याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया, उस हलफनामा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने ये माना कि देश के अलग अलग शहरों से 5 से 6 लाख मजदूर पैदल पलायन कर अपने अपने गांव की तरफ बढ़ गए हैं, और इनमें से कई लोगों की मौत हो गई। आप लगातार अभी भी खबरें आ रही है। अभी 2-3 दिन पहले तेलंगाना से एक बच्ची की खबर आई जो 100 किलोमीटर पैदल चल ली, लेकिन गांव से 11 किलोमीटर पहले
उनकी उस बच्ची की मौत हो गई। तो लोग अभी भी जा रहे हैं, अभी भी पलायन कर रहे हैं। ये जो 5 से 6 लाख मजदूर या ऐसे लोग अपने अपने गांव गए, कस्बे गए, उनमें से सरकार का खुद कहना था, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा, इनमें से 1/3 लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। वो कोरोना से संक्रमित थे या नहीं थे, इसका सरकार को पूरी तरह अंदाजा नहीं था। सरकार का एक एस्टिमेट था कि इनमें से 1/3 लोग, अगर हम 6 लाख लोग माने, इनमें से 2 लाख लोगों को कोरोना से संक्रमित होने का सरकार को शक था। तो 2 लाख लोग अगर इसी दौरान अगर पलायन करके पहुंचे हैं, तो भारत में तो टेस्टिंग भी नहीं हुई इन 2 लाख लोगों की। ओवरऑल जो टेस्टिंग हुई है वही 2-2.25 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई है। वो भी अभी 14 अप्रैल के बाद, अगर हम फर्स्ट लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक देखें तो लगभग 3-4 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई है। लेकिन उनमें से जितने लोग पलायन करके गए 5-6 लाख लोग, उतने तो टेस्टिंग भी भारत में नहीं हुई है। तो साफ तौर पे ये दिखाता है कि जिन लोगों पे सरकार को शक था, जिन लोगों का पर सरकार ने एस्टिमेट किया था कि इनमें कोरोना वायरस के संक्रमण हो सकते हैं, उन लोगों को भी कायदे से उन लोगों का टेस्ट नहीं किया गया। सरकार का यह मानना है कि टोटल जो माइग्रेंट्स लेबर है अलग अलग शहरों में, वो 4 करोड़ 14 लाख मजदूर हैं। और इन मजदूरों की जो स्थिति अभी उन शहरों में जो अभी फंसे हुए हैं, लगभग मान लेते हैं कि हम 10 लाख 12 लाख मजदूर अपने अपने शहर चले गए होंगे, लेकिन अभी भी लगभग 4 करोड़ मजदूर या 4 करोड़ कर्मचारी जो अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं वो मौजूद है। उनकी रोजी रोटी का सवाल एक बड़ा सवाल है, जो लॉकडाउन के बाद जिसको लेकर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। तो इसको लेकर सरकार के ने जैसे मैं 2 फंड की बात करूंगा कि शुरुआत में जो हेल्थ केयर का जो पॉइंट मैंने बताया था, छठा पॉइंट, कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लेकर सरकार ने जितने खर्च किए वो खर्च बहुत मामूली थे। मोदी सरकार ने 24 तारीख को ऐलान किया था कि 15,000 करोड़ रुपए का बजट हेल्थ केयर सर्विस के लिए कोरोना को डेडिकेटेड सरकार ने आवंटन किया। इनमें से ज्यादातर जो आवंटन था वो पीपीई किट मंगवाने, वेंटिलेटर्स मंगवाने, नए तरह के डेडिकेटेड हॉस्पिटल खुलवाने। लेकिन और मतलब उसमें से अगर आप देखें तो जैसे चाइना की किट को लेकर लगातार सवाल उठे कि जो रैपिड टेस्ट किट सरकार ने मंगवाया चाइना से, उनमें से राजस्थान सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने और कई सारी सरकारों ने उन टेस्ट किट का इस्तेमाल करना पूरी तरह बंद कर दिया। उसकी वजह यह बताई गई कि राजस्थान सरकार ने यह कहा कि इन टेस्ट किट से 95% जो मामले होते हैं, जो टेस्ट के परिणाम होते हैं, उनमें से 95% सैंपल, 95% नतीजे गलत साबित हो रहे हैं। तो सरकार ने जो खर्च किया पीपीई किट में, टेस्ट किट में, वो बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। तो उसका अब जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज का मामला हो या मजदूरों का मामला, मैं दोनों मामलों को मिला के बात करूंगा कि मजदूरों को लेकर और किसानों को लेकर जो बात कही जा रही है, उनमें 2-3 बातों पर लगातार जो जानकार है, जो कृषि के एक्सपर्ट है, जो लेबरर्स के एक्सपर्ट हैं, वो लगातार 3 बातें कह रहे हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना, फौरन तौर पर देना होगा। मसलन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसके पहले लॉकडाउन के लागू होने के 2 दिन बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने 1,75,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस पैकेज के जरिए किसानों को, मजदूरों को या जो भी वंचित तबके हैं, उनको अलग अलग तरह के राहत पैकेज के जरिए हम आर्थिक मदद मुहैया कराएंगे। लेकिन अभी भी देश के ज्यादातर इलाकों में ये खबरें मिल रही है कि उनको कुछ पैसे, जैसे जो रसोई गैस को लेकर जो उज्ज्वला योजना है उसके कुछ पैसे आए, उन पर भी सरकार, कई स्टेट गवर्नमेंट ये दबाव बना रही है, अगर आप उससे रसोई गैस नहीं खरीदे, उसका अगर आप किसी और मद में खर्चा किए तो आने वाले दिनों में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। साथ ही जो पीएम किसान निधि योजना है उसका भुगतान भी कई राज्यों से खबर आ रही है कि बड़े पैमाने पर किसानों को नहीं हुआ है। लेकिन पीएम जो निधि किसान योजना है उसमें लैंडलेस लेबरर जो है, जो भूमिहीन किसान है, जो भूमिहीन मजदूर है, उनको कोई फायदा नहीं मिलता। इसलिए बार बार एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनमें 55% लोग भूमिहीन मजदूर है। ऐसे मजदूर को तो पीएम सम्मान किसी निधि योजना का तो फायदा मिलेगा नहीं। तो ऐसे लोगों को आप मनरेगा के तहत जो आपने एम्प्लॉयमेंट गारंटी का एक प्रावधान कर रखा है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, कि अगर मनरेगा में आप 100 दिन का रोजगार मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं तो उन 100 दिनों का आप भत्ता देंगे ऐसे मजदूरों को। तो लगातार ये जानकार कह रहे हैं कि अभी तो सारा कामकाज ठप है और लॉकडाउन के दौरान इन मजदूरों की जो माली हालत खस्ता हुई है,
ऐसे दौर में ही इन मजदूरों की मदद करना सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। इसलिए इन मजदूरों को अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मनरेगा के तहत दिया जाए। तीसरी चौथी बात, जो क्रॉप इंश्योरेंस जो डैमेज होने के बाद फसल में, जैसे अभी कई जगह पर आंधी आई, ओले गिरे, इन किसानों की जिनकी फसल बर्बाद हुई है, रबी की फसल अभी तैयार थी, अब नई फसल बोने की तैयारी शुरू हो गई है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द भुगतान जो फसल बीमा योजना है उसके किस्त जल्दी से जल्दी इन किसानों तक पहुंचे। और उसके बाद एक दो जो और फौरी तौर पर जो मोदी सरकार ने ये ऐलान भी किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब 14 अप्रैल को जब ये सेकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि हम फूड सप्लाई चेन को हम दुरुस्त करेंगे। इसके लिए बार बार जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि सरकार पर ये दबाव बना रहे, सरकार से पूछ रहे हैं कि आप डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करना शुरू कीजिए, क्योंकि मंडी नहीं खुली है। वहाँ पर जो किसान है अपनी फसल की बिक्री, ऐसे जो लोग रोजाना खरीदते हैं, जो मंडी के लोग होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनको नहीं बेच पाएंगे। तो आप सीधे तौर पर किसानों से एमएसपी के जरिए एमएसपी तय करके जल्दी से जल्दी किसानों से फसल खरीदिए, ताकि किसानों के पास अगली फसल बोने के लिए हाथ में पैसे रहे और फूड चेन सप्लाई जिसकी बात सरकार कर रही है वो दुरुस्त हो, और देश में जो इसका सर्कुलेशन है, चाहे वो सब्जी का सर्कुलेशन हो, चाहे वो फसल का सर्कुलेशन हो, अनाज का सर्कुलेशन हो, वो ज़्यादा सुनिश्चित हो पाए और रूरल इलाके से अर्बन इलाके में ये चीज़ें पहुंच पाए। हेल्थ केयर का जो मामला मैं लगातार कह रहा था कि पीपीई किट के साथ साथ सरकार को जिन बातों पे, ये कोई कांस्टेंट मामला है, ये कोई एक दिन में होने वाला मामला नहीं है, लेकिन हम एक डेटा से शुरू करते हैं कि हेल्थ केयर मामले में सरकार का जो रवैया है, जो मोदी सरकार का रवैया है, वो किस तरह का रवैया है। मसलन सरकार ने जो सबसे बड़ी योजना लॉन्च की, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसको मोदी सरकार ने कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, ये योजना यूपीए सरकार के हेल्थ इंश्योरेंस योजना की तर्ज पर को ही आगे बढ़ाते हुई एक योजना थी। यूपीए सरकार की उस हेल्थ इंश्योरेंस योजना को हेल्थ एक्सपर्ट्स ने नाकाम बताया था, फेल बताया था, और ये कहा था कि आपको सरकारी सिस्टम जो है हेल्थ केयर का, सरकारी अस्पताल में जो सिस्टम है, उस सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। इसको लेकर सरकारी रिपोर्ट्स 2014 के बाद से 2019 के बीच में कम से कम 4 रिपोर्ट्स ऐसी आ चुकी है, जिसमें मोदी सरकार को बार बार ये चेतावनी दी गई कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो अगर एपिडेमिक की स्थिति बनती है तो हालात विकराल हो सकते हैं। 2019 की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं, जो सरकारी रिपोर्ट है, उसमें कहा गया था कि अगर आप कोई महामारी जैसी स्थिति बनी तो उससे निपटने के लिए सरकार को जो कदम उठाए जाने चाहिए, अभी जो सारा जोर प्राइवेट हॉस्पिटल पर लोगों का रहता है, इलाज की सुविधा के लिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, उसको वो बर्डन आपको कम करना पड़ेगा। मैं 2 डेटा देता हूं। 2011 में लैंसेट, जो मेडिकल रिसर्च की दुनिया की जानी मानी शोध पत्रिका है, लैंसेट की रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया था कि भारत में हर साल ये जो मेडिकल खर्चे पे लोग अपना पैसा मतलब खर्च करते हैं, उस खर्चे से भारत में हर साल 3 करोड़ 90 लाख नए लोग बीपीएल की रेखा से नीचे आ जाते हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे वो मेडिकल खर्च करने की वजह से पहुंच जाते हैं। 2018 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने यही बात कही, और उसमें ये एस्टिमेट लगाया गया कि हर साल मेडिकल खर्चे से, अपने जेब से जो मेडिकल मद में लोग खर्चा वहन करते हैं, उसकी वजह से 5.5 करोड़ लोग बीपीएल की श्रेणी में आ जाते हैं। इस बात को, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ब्रिटेन की रिपोर्ट है या फिर लैंसेट की रिपोर्ट है। पीएम जन आरोग्य योजना, जिस योजना की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, उसकी रिपोर्ट बताती है, उसकी वेबसाइट पे साफ तौर पे ये बात दर्ज है कि भारत में जो हॉस्पिटल में खर्च किए जाने वाली राशि है, उस राशि की वजह से 6 करोड़ नए लोग बीपीएल की श्रेणी में हर साल आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए सरकार का ये जो दावा है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस योजना लागू कर दी और इसकी वजह से लोगों का ये जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट भी, खुद सरकारी रिपोर्ट इस बात को काउंटर करती है। मसलन सरकार की ये रिपोर्ट कहती है कि आमतौर पे जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं लोग, उस पे जो खर्चा होता है वो खर्चा बहुत कम है। आमतौर पे जो ओपीडी है, जैसे मुझे कोई बीमारी है और मैं गया हॉस्पिटल में, इलाज करा के गया और उसी दिन वापस आ गया, उस पे लोगों का खर्च ज़्यादा होता है। जैसे 2% खर्च होता है हॉस्पिटलाइजेशन में और 5% खर्च होता है
ओपीडी पेशेंट में। और अभी ज़्यादातर अगर आप देखेंगे, ये जो सरकार का डेटा, में उन सारे डेटा में नहीं जाऊंगा, ये पूरा एक अलग पूरी बहस का मामला हो जाएगा। उसमें ये साफ तौर पे ये इंडिकेशन दिया गया है कि ये जो सरकार की योजना थी, बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेंस योजना, वो योजना ऐसी महामारी के वक्त निपटने में बहुत कारगर योजना नहीं थी। तो मैंने पहले बताया कि ये सब सतत एक तरह से ठीक करने का मामला था, जो पॉलिसी वाला मामला था, जो सरकार को लगातार इन मामलों को ठीक करना चाहिए था। मसलन एक आंकड़ा और दे दूं कि जैसे दुनिया भर में जो हेल्थ पे खर्च करने में भारत सरकार का जो रिकॉर्ड रहा है, वो रिकॉर्ड बहुत खराब है। आमतौर पे दुनिया के देशों को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे उच्च आय वर्ग, उच्च मध्यम आय वर्ग, निम्न मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग। तो भारत आता है जो निम्न मध्यम आय वर्ग है उसकी श्रेणी में। तो उच्च आय वर्ग वाले देश हर साल अपनी जीडीपी का 5.61% हेल्थ पे खर्च करते हैं। उच्च मध्यम जो आय वर्ग वाले देश हैं वो 3.97% खर्च करते हैं। जो भारत जिस कैटेगरी में आता है, यानी निम्न मध्यम आय वर्ग, वो खर्च करता है 2.43%, यानी लगभग 2.5%। और सबसे गरीब देश जो हैं वो खर्च करते हैं 1.5%, 1.57%। तो भारत जिस श्रेणी में आता है उसकी तो छोड़ दीजिए, ये जो निम्न आय वर्ग की मैंने बात कही, ये जो सबसे गरीब देश हैं दुनिया के, जो जहां पर हर चीज इकोनॉमी बर्बाद है, जहां की बहुत खराब कंडीशन में है, भारत उन देशों से भी कम खर्च मेडिकल पे करता है, स्वास्थ्य पे करता है। 2016 में भारत ने मात्र 1.17% अपनी जीडीपी का खर्च हेल्थ सेक्टर पे किया। उससे एक साल पहले तो 1% भी खर्च नहीं किया था। तो मोदी सरकार ने इसको, जो हेल्थ सेक्टर पे एलोकेशन है, हेल्थ सेक्टर पे जो बजट है, वो जो बजट है 1.17% का, वो भी बीमा कंपनियों को ज्यादा जा रहा है। ये जो पीएम इंश्योरेंस योजना है, तो साफ तौर पे जो एपिडेमिक से निपटने की योजना थी, वो इसलिए लॉकडाउन में भी कारगर साबित नहीं हो पा रही, क्योंकि स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक जो इश्यूज थे वो इश्यूज लगातार कायम थे। तो लॉकडाउन में ये मामला बहुत एक तरह से, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव में ये समझा रहा था कि क्यों कारगर साबित नहीं हो पा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन या तमाम चीजें। लेकिन अब आते हैं वापस लॉकडाउन और कोरोना वायरस के ताजा मामले पे, जो मामले ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं। मसलन आप टेस्ट तो कर लेंगे, मसलन आप इलाज तो कर लेंगे, लेकिन इलाज किसका करेंगे? अभी आईसीएमआर का डेटा खुद कहता है, आईसीएमआर के जो शीर्ष अधिकारी हैं, एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में जितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, उनमें से 80% लोग ऐसे थे जिनमें कोई लक्षण ही नहीं दिखा था या माइल्ड लक्षण वाले थे। यानी आप टेस्ट, अभी भारत जो टेस्ट करने की भारत का तरीका है, वो तरीका ये है कि जिसमें सर्दी खांसी जुकाम है उसको हम टेस्ट करेंगे। अगर आप सर्दी खांसी जुकाम वाले को टेस्ट करेंगे तो ये जो 80% लोग हैं जिनमें कोई लक्षण दिखता ही नहीं है, या जिनमें जो माइल्ड लक्षण वाले लोग होते हैं, उनका कैसे आप पता चलाएंगे? ये जो मजदूर 6 लाख लोग जो बड़े शहरों से गांवों में गए हैं, कस्बों में गए हैं, जिनके बारे में सरकार कह रही है उनमें से 1/3 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। अगर मान लीजिए उनमें किसी को खांसी ना हो, किसी को बुखार ना हो, किसी को जुकाम ना हो, तो आप अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो आईसीएमआर की रिपोर्ट तो उसकी उलट तस्वीर पेश कर रही है। आईसीएमआर की रिपोर्ट तो करिए 80% लोगों में कोई इस तरह का लक्षण दिखाई नहीं। ये सिर्फ भारत का मामला नहीं है, अभी चाइना ने भी एक रिपोर्ट रिलीज की है, जो शुरुआती दिनों की फरवरी तक की रिपोर्ट है। उसमें कहा गया कि वहां पर भी यही तस्वीर है कि 80% लोग एसिम्टोमेटिक पाए गए, उनमें लक्षण ही नहीं दिखा। महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 83% लोग असिम्टोमेटिक दिखे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह बयान कल दिया है और आज भी इस बात को उन्होंने रिपीट किया है। तो ये जो बिना लक्षण वाले लोग हैं, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे? उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जहां पर ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण है, वहां पर आप ज्यादा टेस्ट कीजिए। वहां पर आपको पर मिलियन आबादी में जो टेस्ट की गति है, कि टेस्ट की दर है, वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मसलन 12-13 शहर है, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, ठाणे, उसके बाद जयपुर, उसके बाद आगरा, चेन्नई, ये सब शहर ऐसे शहर हैं, भोपाल, इंदौर, जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। लगभग आधे से ज्यादा मामले इन्हीं 12 शहरों में हैं। 50%, 60% मामले, 70% मामले इन्हीं 12 शहरों में हैं। इन शहरों को, ये शहर छोटे शहर हैं, यहां पर पैन राज्य का मामला नहीं है। इन शहरों में आपको रैपिड टेस्ट, बड़े स्तर पर व्यापक टेस्ट, रैपिड टेस्ट नहीं, व्यापक स्तर पर टेस्ट को आपको अंजाम देना पड़ेगा।
मसलन मैं आपको एक एग्जांपल से बात अपनी एक ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, कंपेरिजन करता हूँ तमिलनाडु। मैं केरला का एग्जांपल नहीं दूंगा। केरला पे मैंने अलग से एक बात बताई थी कि केरला कैसे इससे निपटा, केरला ने कैसे लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन से पहले अपनी जो तैयारी थी उस तैयारी को उसने प्रभावी तरीके से लागू किया, और कैसे 31 मार्च को दूसरे नंबर पर पहुंचने, जो पहले नंबर पर लगातार बना हुआ केरला था, केरल 31 मार्च को दूसरे नंबर पर पहुंचा, और आज की तारीख में केरल देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में 12वें नंबर पर है। लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, बाकी राज्य ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अभी तक केरल में सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस से। पहला राज्य केरल था। तो केरल में मैंने विस्तार से बात आपको बताई थी। अभी मैं 2 राज्यों की तुलना करता हूं, और ये राज्य महाराष्ट्र या दिल्ली नहीं है या गुजरात नहीं है जहां पर कोरोना वायरस के ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये राज्य है तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। ये 2 राज्यों की मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगभग बराबर है। 798 मामले मध्य प्रदेश में है, और 1698 मामले मध्य प्रदेश में है, और 1683 मामले तमिलनाडु में है। पिछले कई दिनों से दोनों राज्यों में जो कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले हैं वो एक गति से बढ़ रहे हैं। दोनों जगह पर एक गति से कभी 5 आगे तमिलनाडु निकल जाता है, कभी 5 आगे मध्य प्रदेश निकल जाता है। लेकिन तमिलनाडु में 752 लोग ठीक हुए हैं, मध्य प्रदेश में मात्र 203 लोग ठीक हुए हैं। तमिलनाडु में मात्र 20 लोगों की मौत हुई है, और मध्य प्रदेश में 86 लोगों की मौत हुई है। इसकी वजह क्या है? जैसे तमिलनाडु में जो टेस्टिंग की दर है, पर मिलियन दर, वो मध्य प्रदेश की तुलना में 2 गुनी है। यानी वहां पर जो टेस्टिंग की दर है, ज्यादा लोगों को तमिलनाडु सरकार टेस्ट कर रही है, और उसका जो नतीजा है वो आपको इस डेटा से सामने आएगा कि मध्य प्रदेश में जितने लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, उनमें जितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, उनकी संख्या तमिलनाडु के मामले में 2 गुनी है। इसकी वजह साफ है कि तमिलनाडु में ऐसे लोगों की टेस्टिंग हो रही है जो जिनमें माइल्ड संक्रमण है, जिनमें असिम्टोमेटिक है, कम लक्षण दिख रहे हैं, इसलिए वहां पर ठीक होने वाले मरीज ज्यादा हैं, इसलिए वहां पर जो मौत की संख्या है वो कम है। मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों की ही टेस्टिंग हो रही है जो ज्यादा सीवियर कंडीशन में पहुंच जाते हैं, जिनमें लगता है कि अब इनमें कोरोना वायरस है ही है, ऐसे लोगों की टेस्टिंग हो रही है, और टेस्टिंग वो तमिलनाडु के मुकाबले में आधी दर है उसकी, इसलिए वहां पर ठीक होने वाले मरीज कम है, मरने वाले लोग ज्यादा है। तो ये साफ दिखाता है कि, जैसे मैं वो डेटा दे दूं, मध्य प्रदेश में प्रति 10 लाख की आबादी में मात्र 350 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, और तमिलनाडु में 710 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। तो साफ है कि ये जो मैंने 2 राज्यों को समझाने की कोशिश की, इन 2 राज्यों से आपको समझ में आएगा कि लॉकडाउन के बावजूद, जैसे मध्य प्रदेश में 2 शहर इंदौर और भोपाल में लगातार आप देखते होंगे, रोज देखते होंगे कि वहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण के नए मामले बड़ी संख्या में रोज सामने आते हैं। तमिलनाडु में भी 5 शहर में आज कंप्लीट लॉकडाउन लागू किया गया, यानी सख्ती बढ़ा दी गई। इसके बावजूद ये जो कंपैरिजन है, इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि लॉकडाउन सिर्फ निदान नहीं है। लॉकडाउन का मतलब होता है कि आपने समय एक बाय किया है, आपने ज्यादा समय ले लिया है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो जो आपाधापी होती तैयारियों में, अब सरकार को तैयारी सुकून से करने की तैयारी उसके लिए सरकार को ज्यादा वक्त मिला है, क्योंकि हालात स्थिर हैं। आमतौर पे नई जगहों पे कोरोना वायरस के संक्रमण कम फैलने की आशंका है। तो इस दौरान जो सरकार को तैयारी करने की जरूरत थी, जो नए नए तरीके आजमाने की जरूरत थी, उन तैयारियों में, उन तरीकों में सरकार उस दिशा में बढ़ तो रही है, लेकिन उसको जिस स्केल पे, जिस स्तर पे लागू करने की दरकार थी, सरकार उसमें बहुत पीछे अभी नजर आ रही है। और इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है, जैसे मैंने बताया कि कल जो मामला था, यानी 23 अप्रैल को भारत में एक दिन में, इसलिए ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में एक दिन में जो कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा संक्रमण के नए मामले आए, वो दिन कल था। इतने लॉकडाउन के बावजूद कल भारत में एक दिन में 1680 नए केस सामने आए। ये एक दिन में कोरोना वायरस के मामलों का नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 19 अप्रैल को 1580 केस आए थे। यानी मामले स्थिर नहीं हो रहे हैं, मामले घट नहीं रहे हैं, मामले और ज्यादा बढ़ रहे हैं। जितनी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है उतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कल अकेले 778 मामले सामने आए।
मौत के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो तैयारी करनी चाहिए थी उसको आपको और ज्यादा संजीदगी के साथ उसको और बड़े स्तर पर अंजाम देने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले दिनों में कोरोना वायरस से लड़ने की जो चुनौती है और लॉकडाउन में ढील होने की जो उम्मीद बड़ी संख्या में लोग देश में पाले हुए हैं, उन उम्मीदों को झटका लग सकता है। इकोनॉमी के फ्रंट पे जो लगातार ये अनुमान जताए जा रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लोडाउन आएगा, इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन है वो गिरेगा, तो अगर इन मेजर्स को नहीं अपनाया गया तो आने वाले दिनों में वो और ज़्यादा स्लोडाउन की स्थिति भारत में पहुंच सकती है। भारत में आने वाले दिनों में हो सकता है कि मई में जो पीक है वो पीक मई में आए या जून में आए या जुलाई में आए, क्योंकि भारत ने अभी अपना पीक नहीं देखा है, अभी चरम पे मामला नहीं पहुंचा है, अभी गिर नहीं रहा है। जैसे यूरोप के कई देशों में अब मामला धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ, इटली में मामले अब धीरे धीरे स्थिर हो गए या गिरने लगे हैं। जो रोज जितने मामले, गिरने का मतलब यह है कि रोजाना जितने मामले सामने आ रहे हैं वो पहले के मुकाबले में बहुत कम है। भारत में भी रोजाना जितने मामले सामने आ रहे हैं वो ज्यादा है, डबल होने की संख्या, डबल होने का दिन भले ही कम हो गया हो। तो साफ है कि भी ग्राफ भारत का गिरने की बजाय ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी लॉकडाउन में, अभी 3 मई तक जो लॉकडाउन है, जो हालात हैं, अगर सरकार ज्यादा संजीदगी के साथ, ज्यादा गंभीरता के साथ ये जो मेजर्स है जिनकी बात बार बार ओपोजिशन के लीडर्स भी कह रहे हैं कि आप जानकारों की सलाह मानिए, अगर उन सलाहों पे सही तरीके से, जहाँ अमर्त्य सेन ने या कई सारे इकोनॉमिस्ट ने, जानद्रेज ने, अभिजीत बनर्जी ने, इन लोगों ने सरकार को कई सारी सलाह के लिए पॉइंट्स बताए हैं, उन सलाहों को अगर नहीं माना गया या जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह को मेडिकल मामले में नहीं माना गया, तो भारत में आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। तो ये दोस्तों आज का वीडियो था। 1 महीने जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन के हुए हैं उसको समझाने की कोशिश थी कि उसमें हम कहाँ खड़े हैं अभी और क्या पाया और आने वाले दिनों में क्या बड़ी चुनौती है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे आप शेयर कीजिएगा, और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियाविल हिंदी। और जो खबरें हैं आप टेक्स्ट फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं, हमारे यहाँ पॉडकास्ट देख सकते हैं। और आखिर में एक बात की, लॉकडाउन के दौरान आप क्या कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ वीडियो हमें 1 मिनट में बना के भेजिए। मैं एक व्हाट्सएप नंबर बताने जा रहा हूं, उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको वीडियो भेजना है। नंबर है 9003074655। नमस्कार।